नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि के नाम से। अभी तक दोस्तों हमने इसके 34 पार्ट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। पीवाईक्यूज दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको आने वाले समय में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसकी भी दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। दोस्तों ये मॉडल पेपर हैं, आपके काफ़ी काम आएंगे। पार्ट नंबर दोस्तों आज है 35, जिसको चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लास देखिए, पूरी क्लास देखने के बाद अपने स्कोर को जरूर बताइए। और पूरी क्लास जब देख के जाते हो तो ऐसे ही वापस मत जाओ, लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दो। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्विज मॉडल पेपर जो भी इसको कहें सब स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपागम प्रशासनिक तंत्र तथा इसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है? Which one of the following approach studies the interaction between the administrative system and its environment? तो चलिए टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम, पारिस्थितिकीय उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम या फिर व्यवहारवादी उपागम। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच या फिर बिहेवियरल अप्रोच। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा पारिस्थितिकीय उपागम। इस उपागम के द्वारा दोस्तों प्रशासनिक तंत्र और इसके पर्यावरण के मध्य जो भी इंटरेक्शन होता है उसका दोस्तों अध्ययन किया जाता है। तो इसको दोस्तों हम पारिस्थितिकीय उपागम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स में अवधान बनाए रखने और व्यवस्था प्रकटीकरण को बनाने से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिए हैं। अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक व्यवस्थीकरण को बल देना, अधिगम कार्य अथवा सामग्री का प्रस्तुतिकरण, डाटा सत्यापन। Which of the following stages is related to maintaining attention in the syntax of advanced organizer model and making system disclosure? Presentation of advanced component, strength cognition, cognitive organization, presentation of learning task और material या फिर डाटा वैलिडेशन। तो दोस्तों जब अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटेक्स में अवधान रखने और व्यवस्था प्रतिकरण के बल से संबंधित है, आप इसको सिंपली ये समझ लीजिए कि ये दोस्तों अधिगम कार्य तथा सामग्री के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटेक्स में अगर किसी बच्चे का आपने अवधान बनाए रखना है, ठीक है, और व्यवस्था प्रतिकरण या प्रकटीकरण यानी कि आपने एक तरह से दोस्तों क्या करना है, उसको सामने पे डिस्क्लोज करना है, तो ये किस से संबंधित है ये आपका पूछा जा रहा है। तो आप इसको दोस्तों लॉजिकली भी लगा सकते हैं। तो अधिगम कार्य तथा सामग्री के प्रेजेंटेशन से दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है, ये संरचना की दूसरी अवस्था होती है। तो अधिगम कार्य तथा सामग्री का प्रस्तुतिकरण। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आज थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के संदर्भ में सही नहीं है, ये आपको बताना है। यह पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, यह स्थिर प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें मनोसामाजिक पक्ष समावेशित होते हैं। इंग्लिश में भी देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन? It is a process of establishing interpersonal relationship. This is a stable process. This is a purposeful process. या फिर it include psychosocial aspect. So what is the right option? आपने बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा है दोस्तों? वो है कि देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा ये एक स्थिर प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।
ये आंसर डी नहीं होगा दोस्तों, ये आंसर डी, यहाँ पर आप इसको इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह दोस्तों एक स्थिर प्रक्रिया है, ये कहना गलत है। देखिए जो संप्रेषण होती है वो स्थिर प्रक्रिया ना होकर दोस्तों एक डायनेमिक प्रोसेस होती है या फिर गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये गत्यात्मक है, बाकी ठीक है। ये पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है दोस्तों, इससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है। ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि पर्पसफुल प्रोसेस है। इसमें साइको सोशल एस्पेक्ट समावेशित होते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसको स्थिर प्रक्रिया ना कहकर गत्यात्मक प्रक्रिया बोला जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अधिगम में अभिक्रमित का तत्व नहीं है, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन की दोस्तों यहां पर बात चल रही है, तो कौन सा नहीं आता है अभिक्रमित में? छोटे चरण, तत्काल पृष्ठपोषण, अप्रकट अनुक्रिया या फिर स्वगति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इन कंप्यूटर लर्निंग? स्मॉल स्टेप, इंस्टेंट पेज न्यूट्रिशन, कन्वर्ट रिस्पॉन्स या फिर ऑटो स्पीड। तत्काल पृष्ठपोषण यानी कि इमीडिएटली फीडबैक भी कह सकते हैं इसको दोस्तों, इंस्टेंट फीडबैक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि अप्रकट अनुक्रिया। दोस्तों ये इसके अंतर्गत नहीं होता है। आप दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसके दोस्तों 5 स्टेप्स होते हैं जनरली, ठीक है। सबसे पहला होता है लघु पद, यानी कि छोटे छोटे पदों में बांटना, जो कि है छोटे छोटे चरण में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या होगा? सक्रिय अनुक्रिया, ठीक है। यहां पर अनुक्रिया नहीं की बात हो रही, तो यहां पर क्या होगा? सक्रिय अनुक्रिया, ओके। तत्काल अनुक्रिया होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा होगा तत्काल प्रतिपुष्टि, ठीक है। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या है कि तुरंत फीडबैक मिलेगा। देखिए लघुपद यानी कि जो भी आपके पास पाठ्यक्रम है उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद जब बच्चे के सामने प्रेजेंट किया तो सक्रिय अनुक्रिया हुई, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर अनुक्रिया ना होने का तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तत्काल उसको फीडबैक मिल जाएगा कि भाई सही है, गलत है या अच्छा है, क्या है, ठीक है। इसके बाद स्वगति, यानी कि अपनी स्पीड से वो सीखेगा बच्चा, ठीक है। और फोर्थ भी आता है दोस्तों स्वमूल्यांकन, ठीक। तो ये इसके 5 स्टेप होते हैं, लघु पद, सक्रिय अनुक्रिया, तत्काल प्रतिपुष्टि, स्वगति और स्वमूल्यांकन। तो इसमें ये नहीं होता है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको देखेंगे। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की खोज किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। कंप्यूटर की मदद से इंस्ट्रक्शन देना, इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की मदद से इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये कब डिस्कवर हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिख रहे हैं, 1920, 1925, 1950 या फिर 1954। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? राइट ऑप्शन है 1925। 1925 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की जो खोज है दोस्तों वो सर्वप्रथम 1925 में हुई थी। ये थे सिडनी प्रेसी, इनके द्वारा ये किया गया था। तो कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की खोज सिडनी प्रेसी के द्वारा की गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का क्या अर्थ है? देखिए थोड़ा सा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे संबंधित भी दोस्तों आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो उनको भी समझना है। टाइमर चला देते हैं। परफॉर्मेंस, पॉलिसी, प्रॉब्लम या फिर प्रोडक्शन, ठीक। तो व्हाट इज पी स्टैंड फॉर इन परख, ठीक है। सो परख इज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर इंक्लूड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। व्हाट डज पी मीन इन परख? तो क्या इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, परफॉर्मेंस। परख में पी स्टैंड करता है दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एनईपी के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी
निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? चलिए टाइमर भी चलाते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। NCTE, NCERT, MHRD या फिर NUEPA, इनमें से किसको दोस्तों ये जिम्मेदारी दी गई है? अकॉर्डिंग टू NCERT 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेवलपिंग द एडल्ट टीचर स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? बी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है, NCERT। ठीक है, NCERT। ठीक है, तो NCERT को दोस्तों ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो प्रौढ़ शिक्षक हैं या वरिष्ठ शिक्षक, प्रौढ़ का मतलब समझते हैं ना, वरिष्ठ भी आप उसको कह सकते हैं, तो उनको उसके ढांचे को विकसित करना है। ठीक है ना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने समझना है। ठीक है, तो NCERT पे से भी दोस्तों आपके जरूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, इसको दोस्तों ये जिम्मेदारी दी गई है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? चलिए टाइमर चला देते हैं कि दोस्तों हमने पहले भी आपको करवाया है। क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए स्टीफन कोलसनिक, BF स्किनर या फिर क्रोइनको? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। कौन है ऐसी परिभाषा देने वाले महाशय? तो ऐसी परिभाषा दोस्तों किसके द्वारा दी गई है? ये है दोस्तों BF स्किनर। BF स्किनर का मानना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन 9, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा फैक्टर लर्निंग प्रोसेस से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, लेखन एवं वार्तालाप, विकासात्मक विशेषताएं या फिर अधिगम के लिए अभिप्रेरणा? ऑप्शन इंग्लिश में भी देख लो, परसेप्शन एंड कंटेम्पलेशन, राइटिंग एंड कन्वर्सेशन, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मोटिवेशन टू लर्न। ठीक है, आपने देखना है कि अधिगम प्रक्रिया से कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए, अधिगम प्रक्रिया से विकासात्मक विशेषताएं संबंधित नहीं होती हैं। तो जो दोस्तों विकासात्मक विशेषताएं होती हैं यानी कि डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, वो दोस्तों लर्नर से संबंधित होती हैं। लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता का विभिन्न चरणों में कैसे विकास होता है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, तो वो दोस्तों आपके लर्नर से संबंधित है, ना कि लर्निंग प्रोसेस से। तो लर्निंग प्रोसेस में दोस्तों आपका चिंतन आएगा, परसेप्शन आएगा, लेखन वार्तालाप आएगा, मोटिवेशन आएगा, लेकिन जो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों वो लर्नर से संबंधित है यानी कि अधिगमकर्ता से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है? जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, गोल्टन या फिर एबिंगहॉस? सो हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? चलिए टिक टिक हो रही है, खत्म हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, EL थॉर्नडाइक इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, मेरा गला बिल्कुल बंद हो रखा है, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की। काफी समय से थोड़ा ये वायरल फ्लू चल रहा है जिस कारण से स्पष्ट कभी आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कोई नहीं। तो EL थॉर्नडाइक इज अ राइट ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो EL थॉर्नडाइक दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा फ्रांसिस गोल्टन
तो फ्रांसिस गोल्टन ने भी दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में सर्वप्रथम योगदान दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं? विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक कौन है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ स्कूल इफेक्टिवनेस। ठीक, विद्यालय कितना प्रभावी है तो उसको उसके कौन कारक हैं ये आपने बताना। पाठ्यचर्या, शिक्षक, प्रबंध तंत्र या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? काफी आसान है दोस्तों, विद्यालय कितना प्रभावी है तो उसके इफेक्टिव फैक्टर ये सभी, पाठ्यचर्या, ठीक है, शिक्षक, मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन कौन आती है? शिक्षण विधियां आती हैं, ठीक है, एनवायरमेंट आता है, वातावरण आता है, ठीक, ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बालक भी इसके अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन की संगठन अवस्था का कौन सा तत्व नहीं है? कार्य विश्लेषण करना, समुचित शिक्षण युक्तों का चयन, समुचित संप्रेषण विधियों का चयन, समुचित श्रव्य दृश्य सामग्रियों का चयन। which is not an element of organizational stage of teaching learning management. Job analysis, selection of appropriate teaching strategies, selection appropriate communication methods, selection of appropriate audio visual material। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अगर हम शिक्षण अधिगम प्रबंधन की संगठन अवस्था का कौन सा तत्व नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्य विश्लेषण करना, यानी कि जॉब एनालिसिस दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रबंधन के अंतर्गत दोस्तों क्या आएगा? प्रबंधन के अंदर क्या आएगा? देखिए, जब आप एक एज ए टीचर हैं या आप एक मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे? समुचित शिक्षण युक्तियों के चयन के अंतर्गत आएगा, समुचित संप्रेषण विधियों का चयन आएगा, दृश्य सामग्री का चयन आएगा, यानी कि आप चीजों को मैनेज करेंगे, आप मैनेजमेंट प्रबंधन करेंगे उन चीजों का। कार्य का विश्लेषण करना इसके अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों, ये मूल्यांकन की प्रोसेस है, ठीक है ना। तो जॉब एनालिसिस इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मकता जैसे अस्थिर चित्तता एवं उत्तेजित तंत्रिकीय व्यवहार दर्शाने का कारण क्या है? What is the reason for person showing high emotionality such as instability and agitated या फिर nervous behavior? एक व्यक्ति हाई इमोशनल क्यों है, इतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्यों दिखाता है या फिर नर्वस बिहेवियर क्यों है? इसका कारण क्या है? संवेगात्मक संतुलन की कमी, संवेगात्मक सहनशीलता के कारण, संवेगात्मक नियंत्रण के कारण या फिर संवेगात्मक वंचना की कमी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है संवेगात्मक संतुलन की कमी, यानी कि लैक ऑफ इमोशनल बैलेंस, ठीक है। जनरली जो किशोरावस्था होती है वो ये दोस्तों संवेगात्मक असंतुलन की अवस्था होती है। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है। धीमा कब होता है? हमने देखा है कि भैया विकास सबसे ज्यादा तेजी से 0 से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। उसके बाद ये धीमा हो जाता है, कब तक? 2 से किशोरावस्था तक, 3 से किशोरावस्था तक, 4 से किशोरावस्था तक या फिर 5 से किशोरावस्था तक। तो कब दोस्तों ये स्लो हो जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या है? फ्रॉम 2 years टू एडोलेसेंस, यानी कि बाल्यावस्था के टाइम पे विकास काफी धीमा हो जाता है। तो 2 वर्ष से लेके किशोरावस्था की अवस्था तक विकास काफी धीमा हो जाता है। तो विकास दोस्तों आपका क्या है? कंटिन्यूशन में नहीं है, ठीक है। 0 से 2 वर्ष के बीच में सबसे तेजी से क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक
कब होता है? क्रोध से, भय से, पीड़ा से या फिर उत्तेजना से। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस इन द चाइल्ड टू मच, एंग्रीली, विथ फेयर, पेनफुली या फिर एक्साइटेडली। तो संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न सबसे ज्यादा क्रोध से होता है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू एंग्रीनेस या फिर एंग्रीली, क्रोध से दोस्तों क्या होता है, बहुत अधिक उत्पन्न होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पेयर कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे संज्ञानात्मक निर्मितवाद यानी कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक निर्मितवाद यानी कि सोशल कंटेक्स्ट, मतलब आपने बताना है कि कौन सा पेयर बनाता है, ठीक है। तो कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? भावात्मक निर्मितवाद, मनोक्रियात्मक निर्मितवाद, अफेक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म एंड साइको एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कॉग्निटिव रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों भावात्मक निर्मितवाद एवं मनोक्रियात्मक निर्मितवाद, ठीक है। ये निर्मितवाद के अंतर्गत नहीं आते दोस्तों, ये अधिगम के प्रकार हैं, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। तो ये निर्मितवाद से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद होता है, सामाजिक होता है, रेडिकल होता है निर्मितवाद, लेकिन भावात्मक निर्मितवाद कुछ नहीं होता है, मनोक्रियात्मक निर्मितवाद कुछ नहीं होता है। ये एक्चुअली हैं आपके अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। अगला देखेंगे विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए, आप लोग पढ़े। अनुकूलन, अंतर्नोद, न्यूनता, रचनावाद, आकार बनाने की प्रक्रिया, एडेप्शन, ड्राइव रिडक्शन, कंस्ट्रक्टिव या फिर शेपिंग। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनावाद, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हम कई बार पढ़ चुके हैं कि रचनावाद में सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, विचार करते हैं और पूर्व अनुभव के आधार पर उनको नया अर्थ देते हैं, ठीक है। तुलना करके नया अर्थ करते हैं, अपने ज्ञान का दोस्तों निर्माण करते हैं बालक, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं? कौन सा दोस्तों ये सिद्धांत बताता है कि जो चिल्ड्रंस हैं लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड कॉपिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स? प्रयास और त्रुटि, क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? सो राइट ऑप्शन इज सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। भाई बालक स्वयं से ना सीखकर दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, उसका अनुकरण करके सीखता है, उसका अवलोकन करके सीखता है, ये है सामाजिक अधिगम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। स्क्रीनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं। चलिए जल्दी से पढ़ेंगे। यह विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने पर बल देता है या क्या पढ़ाया जाता है? इसकी स्पष्टता पर बल देता है। इसका मत है कि आधारभूत बातों को आरंभ में ही सिखाया जाना चाहिए। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि हेतु छोड़ देना चाहिए। तो आप नीचे देखिए, इट एम्फेसाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एट देयर ओन पेस, इट एम्फेसाइज क्लैरिटी ऑफ व्हाट टू बी टॉट, इट व्यू is that basic thing should be taught in the beginning itself. According to this, student should be left for inside learning. अब inside learning जहां पर आ गया तो वहीं पर ही दोस्तों ये इसके संबंध में नहीं होगा। inside learning दोस्तों किससे संबंधित है? वो आपके गेस्टाल्टवाद से दोस्तों संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको ना देखें,
यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधुगम हेतु छोड़ देना चाहिए। दोस्तों अंतर्दृष्टि मतलब सूझबूझ का प्रयोग नहीं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत सिंपली बालकों को उनकी गति के सीखने पर बल देता है। क्या पढ़ाया जाता है उसकी स्पष्टता पर बल देता है कि आप उसको बिल्कुल क्लियर बताएं कि क्या पढ़ा रहे हैं। और जो बेसिक थिंग है उसको स्टार्टिंग में ही सिखाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक थिंग शुड बी टॉट इन द बिगनिंग इटसेल्फ। इन सभी बातों पर दोस्तों ये ध्यान देता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। चलिए जल्दी से देखेंगे। सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोट्स्की या फिर विलियम वुंट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर देंगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दोस्तों जो प्रतिपादक हैं वो हैं लेव वाइगोट्स्की। कई बार दोस्तों हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, इसमें समाज और जो भाषा है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक आसुबेल का जो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी गिवन बाय आसुबेल, उसके अंतर्गत दोस्तों जो नहीं आता है। अवलोकनात्मक अधिगम, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना या फिर ग्रहण करके सीखना, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, रूट लर्निंग, इसके अलावा मीनिंगफुल लर्निंग या फिर रिसेप्शंस लर्निंग, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवलोकनात्मक अधिगम। ये दोस्तों आपके जो मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी है जो कि आसुबेल के द्वारा दी गई है उसके अंतर्गत नहीं आता। आसुबेल के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप रटकर सीखें, अर्थपूर्ण सीखें, अभिग्रहण करके सीखें। तो ये तीनों के तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि भाई सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कारण आता है, जो कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दोस्तों दिया गया है, व्यवहारवादियों से संबंधित है। तो ये दोस्तों उसमें आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने दी दोस्तों डेवलपमेंट की। चलिए जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पियाजे ने दोस्तों दिए थे विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्री ऑपरेशनल स्टेज पियाजे के द्वारा दोस्तों दी गई थी। अगला देखेंगे, रचनावाद अधिगम में शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है, किसमें होती है। रचनात्मक अभिगम में शिक्षक कैसे रोल में होता है, ठीक है। मित्र होता है, सुगमकर्ता होता है, अनुदेशक होता है, निर्देशक होता है, फ्रेंड्स होता है, फैसिलिटेटर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है या फिर डायरेक्टर होता है। तो क्या इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, सभी लोग आंसर देंगे। तो क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये सुगमकर्ता के रूप में होता है, एज अ फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, चीजों को सुगम बनाता है, ठीक है। मतलब रचनात्मक अधिगम की हम बात करें क्रिएटिव लर्निंग के अंतर्गत दोस्तों, यहाँ पर मेन कौन होता है फोकस में, बालक फोकस में होता है, ठीक है। बालक सक्रिय रूप से यहाँ पर भाग लेता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो अभी जो शिक्षक है उसकी भूमिका क्या है, एक सुविधा प्रदाता की है, ठीक है, एक फैसिलिटेटर की है, ठीक, सहयोगकर्ता की तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, सुगमकर्ता, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते। विच इज कैन नॉट बी प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्लेस में किसको नहीं रखा जा सकता। अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास अनुमति व अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन या फिर बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन। क्या लगता है राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए फटाफट से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन। ये दोस्तों आपका लर्निंग नहीं है, ठीक। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू इलनेस
इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ड्यू टू प्रैक्टिस अगर आपके बिहेवियर में चेंज होता है तो वो लर्निंग है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियंस के कारण आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये लर्निंग है। ठीक है, आपको इंस्पिरेशन से, अभ्यास से, अनुमति से, इससे दोस्तों आपका व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, ये आपका इसमें आता है, लर्निंग की श्रेणी में आता है। लेकिन कोई शारीरिक कारक से अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो अधिगम परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आता, वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है। अब देखना है कि कौन सा इसमें से अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, लंबात्मक, बहुपक्षीय, वन साइडेड, बाइलेटरल, परपेंडिकुलर या फिर मल्टी साइड। ठीक है, तो मल्टी साइड तो कुछ नहीं होता है। ठीक, हमने पढ़ा है कि भैया वन साइडेड होता है, बाइलेटरल होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, लेकिन मल्टी साइडेड नहीं होता। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंतरिक अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? इंटरनल या इंटरनल मोटिवेशन का कौन सा उदाहरण नहीं है? आकांक्षा स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता, प्रशंसा या फिर संबंधन की आवश्यकता। Which of the following option is not an example of intrinsic motivation? Aspiration level, need of achievement, appreciation या फिर need of connection? So what is the right option? Option number C is correct दोस्तों। प्रशंसा ये आंतरिक नहीं, बाह्य एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। आपको प्रशंसा मिलती है किसी से, या फिर पुरस्कार मिलता है, ठीक है, या फिर कभी दंड मिलता है, तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन से संबंधित हैं। लेकिन आपका एस्पिरेशन लेवल, आपको अचीवमेंट का लेवल, या नीड ऑफ अचीवमेंट, या फिर नीड ऑफ कनेक्शंस, ये सोचो किसके हैं? ये आपके इंटरनल मोटिवेशंस के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम आपने बताना है। तो चलिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, सहप्रवृत्ति, संतुष्टि। सहप्रवृत्ति, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, संतुष्टि। फिर इसका देखें सहप्राप्ति, संतुष्टि, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो देखिए क्या है, इंग्लिश में आपको ज्यादा समझ में आएगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल अचीवमेंट एटीट्यूड एंड देन सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसके बाद टॉलरेटिंग एटीट्यूड, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल अटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, टॉलरेंस, सेटिस्फैक्शन, गोल अटेनमेंट, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यह क्या होना चाहिए? ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो इसका सही अनुक्रम यह है दोस्तों, पहले लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिर लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन। ठीक है, गोल अचीवमेंट एटीट्यूड एंड देन उसके बाद आपका सेटिस्फैक्शन। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आपका अभिप्रेरणा, क्योंकि अभिप्रेरणा होती कहाँ से स्टार्ट है? नीड से स्टार्ट होती ना। ठीक, उसके बाद क्या है? एक तरह से लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलता है दोस्तों? आपका संतुष्टि तक चलता है। ठीक है, बस सिंपल से आप ये मान के चलो कि पहले आपको नीड होगी, उसके बाद दोस्तों आप अपने उस नीड के लिए कोई ना कोई आपका एक लक्ष्य होगा। ठीक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्य की ओर को एक व्यवहार करेंगे, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी एंड देन उसके बाद आपको संतुष्टि मिलेगी। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? अवलोकनीय, स्थितिपेक्षी, स्वसूचनापेक्षी, स्वमूल्य निर्धारण। ठीक है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज टीएटी? टीएटी का मतलब है दोस्तों थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक, और ये क्या है दोस्तों? ये एक्चुअली क्या है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बी वाला, स्थितिपेक्षी। ठीक है, स्थितिपेक्षी यानी कि स्टेटस से संबंधित है, एक प्रक्षेपी विधि है दोस्तों ये, और ये आपकी स्थितिपेक्षी विधि है। और मॉर्गन और मुरे के द्वारा दोस्तों इसका दोस्तों इसको बनाया गया था, मॉर्गन और मुरे।
तो ये किस में आता है दोस्तों, स्थिति प्रेक्षी के अंतर्गत दोस्तों आता है। प्रक्षेपण विधि है दोस्तों एक तरह की, जिसके मदद से आप व्यक्ति के जो दिमाग में, अचेतन मन में जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, बहुत दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी मेजरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट ये विधि है दोस्तों, TAT, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसका देखें क्वेश्चन नंबर 29। लेकिन मैं इसके कौन मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है ये तो दोस्तों हमने कई बार करवा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो हु इज द साइकोलॉजिस्ट? जॉन मेयर, पीटर सलॉवे, डेनियल गोलमैन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए टिक छोड़ो, उपरोक्त सभी इज द राइट ऑप्शन। भाई जॉन मेयर, पीटर सलॉवे ने सबसे पहले दिया, बाकी फिर इसको आगे लेकर डेनियल गोलमैन लेकर गए। ठीक है, अगला देखेंगे, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि कौन सी है? ठीक, अगला मतलब कि टिकटिकी बढ़ाओ, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या फिर सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो क्या इसका दोस्तों आएगा? तो इम्बॉडीड इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एबिलिटी या फिर सोशल इंटेलिजेंस। ठीक, तो जो मूर्त बुद्धि है, ठीक है, मूर्त बुद्धि वो दोस्तों आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। इसको ही दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये आपकी बाहर से परिलक्षित होती है, तो व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दोस्तों किसको बुलाता है? मूर्त बुद्धि को बोला जाता है। ठीक, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए नहीं आया, चलो ए लिख देते, ए वाला ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों आज के 30 MCQ और ये था दोस्तों मॉडल पेपर 35। आई होप कि आपको ये दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। ऐसी क्लासेस के लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।